तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने अपना रेशो एनालिसिस जो चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशो, वो स्टार्ट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जितना भी बेसिक था वो हमने कुछ कल देखा था, कुछ आज देखेंगे। ये चैप्टर हम बहुत स्लोली करेंगे। ऑलरेडी वैसे भी बहुत लंबा चैप्टर है तो वैसे भी स्लोली जाएगा, लेकिन हम इसको करेंगे भी बहुत आराम से। कोई बहुत तेजी से नहीं करेंगे। बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कुछ कल की, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो ये दो आइटम्स या दो आइटम से या ग्रुप ऑफ आइटम के बीच एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने देखा था रेशियो जो है आपके चार तरीके के आपके सिलेबस में है। पहला जिसके अंदर था बेटा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशो पहला आपका रेशो है जिसके अंदर आपके यहाँ पर दो रेशो हैं, एक तो क्विक सॉरी करंट रेशो, और दूसरा है प्यारे बच्चों क्विक रेशो। मैं अगर बात करूं क्विक रेशो की तो जरूरी नहीं है इसको पेपर में क्विक रेशो ही कहे, इसके और नाम भी है तो उसको और नामों से भी पुकारा जा सकता है, जैसे कि एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, ये इसके अदर नेम्स है। तो आप इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक मिनट के लिए मुझे जरा। हम यहाँ पे इसके नाम और लिख लिख सकते हैं। तो लिक्विड रेशो भी हमारा है, और लिक्विड रेशो, ये हमारा लिक्विड रेशो भी बोला जा सकता है, या एसिड टेस्ट रेशो भी इसको हम बोल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे नाम है इसके। उसके बाद अगेन लिक्विड रेशो पे आते हैं कि सर लिक्विड रेशो क्या था। तो मैंने आपको जैसे कल बताया था, थोड़ी थोड़ी कल बहुत ऊपर ऊपर से बताया था, आज हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका लिक्विडिटी, जैसे नाम से पता चलता है लिक्विडिटी, कल याद हुआ आपके। लेकिन बेसिक काम क्या होता है, कभी कभी एक नंबर, एक मार्क, 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, या ओरल आपसे एग्जाम प्रैक्टिकल्स में पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रेशो है वो क्या पता लगाता है, वो हम क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो उसको ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म, कैसा जी, शॉर्ट टर्म, एक एक कीवर्ड को ध्यान रखना, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के लिए। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी अगर हमें पता लगानी हो हमारी कितनी है, तो वो लिक्विडिटी रेशो से पता चलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तो चीजें क्लियर है, आवाज प्रॉपर आ रही है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लिक्विडिटी रेशो आपका क्या फाइंड आउट करता है प्यारे बच्चों, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। अब ये सोल्वेंसी क्या है, तो पेमेंट कैपेसिटी, एक तरह से मैं इसको अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो हम समझ सकते हैं कि हमारी पेमेंट कैपेसिटी शॉर्ट टर्म वाली है ना। शॉर्ट टर्म की कैसी है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट शॉर्ट टर्म, एक छोटे समय के लिए। वो आपको पता है ना क्या हो सकता है आपका। अब बात आती है इसके अंदर जो हमारे हैं दो तरीके के रेशो हैं, जैसे कि आपको ने देखा पहले, करंट रेशो और क्विक रेशो। तो सर ये जो आपका क्विक रेशो है या करंट रेशो है, ये कौन सा पता लगाता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही, दोनों का काम ही है पता लगाना शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा आपके मन में कि फिर सर करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों हम निकालते हैं, जब शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी निकाल रहे हैं तो वो करंट से ही पता चल जानी चाहिए थी। तो देखो मैं अगर आपसे कहूँ, मतलब बिल्कुल समझाने के तौर पर, तो ऑनेस्टली ये मीनिंग आएगा कि शोर जो करंट रेशो है आपका, जो करंट रेशो है प्यारे बच्चों, ये आपका शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पता लगाता है, जबकि आपका जो क्विक रेशो है वो वेरी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पता लगा सकता है। तो मतलब छोटा सा की पॉइंट है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं अपने माइंड में सेटअप करने के लिए। क्या बताया मैंने, ये जो करंट रेशो है ये इसका पूरा पूरा फॉलो करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी बताता है। लेकिन क्विक रेशो जो है करंट से भी, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था क्विक, तो ये इससे भी ज्यादा है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि इसके अंदर तो ऑपरेटिंग साइकिल आ सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या फिर क्या 1 ईयर के अंदर की बात कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 6 मंथ के अंदर का चीजें जो सोल्वेंसी हमें पता लगानी है वो हम इसके अंदर ले सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आगे चलते हैं, और आगे चल के
हम थोड़े से चीजों को और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले करंट रेशो हो चुका है, दोनों में डिफरेंस बारीक सा जो था वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले करंट रेशो को ओपनली बात करेंगे, यानी कि इसको डेप्थ में बात करेंगे करंट रेशो की। अभी तक हमने दो लिक्विडिटी रेशो की बात करी कि लिक्विडिटी रेशो आपको बेटा काम का क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, अगेन याद रखेंगे। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों करंट रेशो। दूसरी बात हमने क्या सीखी, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी दोनों है ना, लिक्विडिटी रेशो के अंदर दोनों रेशो हैं। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं अब डिटेल में, किसकी भाई, हमें बात करनी है डिटेल में करंट रेशो की। तो चलिए हम करंट रेशो को अगेन डिस्कस करते हैं डेप्थ में। एक सेकेंड। चलिए, ये आपका करंट रेशो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका करंट रेशो है प्यारे बच्चों। इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है एक नंबर में, या एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल लेकर आएंगे उनका बहुत प्यारा टॉपिक होता है ये, तो वे क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है प्यारे बच्चों, आपका लिक्विडिटी रेशो, जो लिक्विडिटी है चाहे वो दोनों ही है, ये जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, इस बात को आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। ये जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, मैं हर रेशो में बताऊंगा, ये जो एक्सप्रेस किए जाते हैं वो प्योर रेशो में किए जाते हैं। ठीक है ना, ये एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं, प्योर रेशो में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ना फ्रैक्शन में, ठीक है ना, और ना ही आपका पॉइंट्स में। प्योर फ्रैक्शन, प्योर रेशो में ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं करंट रेशो की बात करूं प्यारे बच्चों, तो नोट करके आप लिख सकते हैं 1/1 पॉइंट। नोट नंबर 1, करंट रेशो, जो करंट रेशो है आपका, इज कैलकुलेटेड एज एट पर्टिकुलर डेट। ये भी याद रखेंगे आप। थोड़ा सा इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत डेप्थ में है ये, कि करंट रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बेटा एट ए पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब होता है कि कुछ चीजें ड्यूरिंग द ईयर निकाली जाती हैं, कुछ चीजें ड्यूरिंग नहीं होती, बल्कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका बैलेंस शीट होता है, जो आपकी बैलेंस शीट बनती है प्यारे बच्चों, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनती है, तो वो भी आपकी पर्टिकुलर डेट होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अकाउंट्स आपके ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर चलते हैं, तो उसी तरीके से जो आपका रेशो है, करंट रेशो या रेशो की बात करूं मैं, ये कैसे निकलता है भाई, पर्टिकुलर डेट पर निकलता है। दूसरी बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें और जो चीजें याद कर सकते हैं आप, वो याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आइडियल करंट रेशो, आइडियल करंट रेशो इज 2:1। इसको स्पेशल याद रखेंगे आप, कि आइडियल करंट रेशो कितना है भाई, 2:1। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे कि आइडियल जो करंट रेशो होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, 2:1। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। अब ये जो 2:1 है, इसी से कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसी से बारीक और डेप्थ में क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जो हमने समझाया कि 2:1 है, ये तो हमें पता चल रहा है, जहां पर 2 रिप्रेजेंट करता है आपकी करंट एसेट को, ऊपर वाले को, और ये 1 जो है रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों करंट लाइबिलिटीज को। यहां तक चीजें सही हैं। आगे चलते हैं, तो जैसे हमने सीखा कि ये 2:1 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि अगर आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है, कितने रुपए की लाइबिलिटी है जी, 1 रुपए की, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो आपको उसको पे करने के लिए आपके हाथ में 2 रुपए हैं। बात समझ में आ रही है, क्या बताया मैंने आपको, कि अगर आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म वाली, यानी कि आपको पे, अभी बताया ना कि कर लिक्विडिटी रेशो क्यों निकालते हैं प्यारे बच्चों, हम निकालते हैं प्यारे बच्चों शॉर्ट टर्म सोलवेंसी के लिए,
कि हमारी पेमेंट कैपेसिटी शॉर्ट टर्म की कैसी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। अगर 1 रुपए का कर्ज है तो हमारे पास उसकी पेमेंट करने के लिए, उसका ओब्लिगेशन के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं जी? 2 रुपए। ये मैंने गलत लिख दिया, करंट एसेट है ये, करंट एसेट्स। तो अगर मुझे 1 रुपया पे करना है तो मेरे हाथ में 2 रुपए है। ये रिप्रेजेंट करता है 2:1, और यही एक आइडियल रेशो है। अब क्वेश्चन यहां से जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन जो उठते हैं अब समझ में आएंगे आपको। तो हायर करंट रेशो नोट करके आप लिख सकते हैं कि करंट रेशो हाई करंट रेशो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। हायर, जो हाई करंट रेशो है उसका मतलब है आपकी बेटर लिक्विडिटी पोजीशन है, लेकिन वेरी हाई, लेकिन वेरी हाई करंट रेशो, शॉर्टकट में लिख दो, वेरी हाई करंट रेशो मींस पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब बात आती है कि सर, दो बातें हमने सीख ली। भाई आइडियल तो 2:1 होना चाहिए। अगर ये हाई है तो अच्छा है, इसका मतलब बेटर कैपेसिटी पता चलेगी टू पे द लाइबिलिटीज। जैसे कि मैं आपको बताऊं 3:1, तो ठीक है। भाई अभी दिखाया ना, अगर मेरे हाथ में, अगर मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा है तो ये चीज करते हैं कि मेरे हाथ में 2 रुपए हैं। अगर मेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा है लेकिन मेरे हाथ में 3 रुपए हैं, तो कौन सा बुरी बात है? अच्छी बात हुई है, तो हाँ या ना? है ना? अगर मेरे पास 1 रुपया है और पेमेंट करने के लिए मेरे, सॉरी, अगर लाइबिलिटी 1 रुपए की है तो पेमेंट करने के लिए मेरे पास 4 रुपए हैं, तो अच्छी बात हुई ना? तो इसने कहा अच्छा। हाई करंट रेशो मींस बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। लेकिन साथ में आपको मैंने रेड कलर से अलर्ट भी कर दिया कि वेरी हाई करंट रेशो, जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ 10:1, है ना? यानी कि हाई करंट रेशो मींस पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं है। सर ऐसा क्यों हुआ? अभी तो आप बता रहे थे कि भाई ये, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 रुपए का कर्ज है सर हमारे पर, लोन है, और 10 रुपए हमारे हाथ में है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, देखो कैसे प्रॉब्लम है, उस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो, करंट रेशो निकलेगा कैसे भाई? करंट रेशो मतलब मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है, हाँ या ना? अब करंट एसेट्स में क्या आते हैं? तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, XYZ, ये चीजें आती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं स्टॉक ले लूं, जैसे कि बहुत सारी चीजें जोड़ दी और मैंने उसमें स्टॉक जो है मेरा, प्यारे बच्चों, वो सपोज करो प्यारे बच्चों 10,000 रुपए है। कितना है जी? 10,000 रुपये मेरा स्टॉक है, मान लेते हैं। अपोन में मैंने लिख दिया करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज मैंने लिख दी, करंट लाइबिलिटीज। अब जो मेरी करंट लाइबिलिटीज है, लेट अस सपोज वे 1,000 है, यानी कि वही वाली बात, मेरे हाथ में तो 10,000 रुपए हैं और मुझे जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ 1,000 रुपए की है। चलो फिलहाल इसको सोल्व करते हैं, अपना रेशो निकालते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो यानी कि रेशो वही आ गया भाई, 10:1। अब ये हमने बताया कि वेरी हाई करंट रेशो मींस पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैं सिर्फ समझाने के लिए सारे आंकड़े काल्पनिक ले रहा हूँ, है ना, आर्टिफिशियल ले रहा हूँ। खैर, रेशो आ गया मेरा 10:1। तो मैंने और बुक ने बताया कि ये फॉर्मूला, ये जो तरीका है, ये जो रेशो है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी भी आपके पास बात नहीं गई होगी मैं जो बताना जा रहा हूँ, लेकिन अब आ जाएगी। इसका मतलब ये दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्योंकि मैंने एग्जांपल स्टॉक कर लिया है,
तो इससे साफ साफ पता चल सकता है कि आपके पास जो डेटर्स हैं, सॉरी जो स्टॉक है, वो आपका 10,000 रुपये का स्टॉक बिका ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि वो बिका ही नहीं है आपका, आपकी टीम काम ही नहीं कर रही, आपको सेल हो ही नहीं रही। ये भी तो रिप्रेजेंट करेगा ना वो। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, ये स्टॉक सिर्फ 2,000 रुपये का बच ही जाता, 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये का स्टॉक बच गया, और लाइबिलिटीज आपके पास कितने की है, 1,000 की। अब रेशो निकाल लोगे तो कितना आएगा भाई, 2:1। तो इसका मतलब स्टॉक सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ कितने का है, 2,000 रुपये का। क्या ये बात क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताई? यस सर। यानी कि मेरा कहने का मतलब, वीडियो बंद करो, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना सा, कि स्टॉक ऑल्सो रिप्रेजेंट की करंट रेशो, सॉरी करंट रेशो ऑल्सो रिप्रेजेंट, अगर करंट रेशो हाई आ रहा है, वेरी हाई आ रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना उसके अंदर स्टॉक शामिल है, और भी चीजें शामिल हैं, तो वे ज्यादा हैं। तो ये आपकी पुअर एफिशिएंसी को दिखाता है। अगर अच्छी एफिशिएंसी होती तो स्टॉक बिक चुका होता, और वो 10,000 ना होकर कितना होता, कम होता, और कम होता तो आपका रेशो भी आपका नॉर्मल आता। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक तो बातें? आगे चलते हैं। तो ये वो आपका यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो क्यों यहाँ पर ऐसा है और क्यों यहाँ पर ऐसा है। दूसरी बात, वेरी हाई के लिए हमने एक बात और समझ लेते हैं, जब साथ साथ स्टॉक से समझ ली, जैसे कि 10:1 है, तो इसका मतलब एक बात ये भी पता चलता है कि आइडियलनेस ऑफ फंड है। मतलब सर, मतलब ये अभी तो बताया ना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज से फॉर्मूला आता है। करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होता है कैश, स्टॉक, डेटर्स, एक्सेट्रा। तो अगर आपका जब भी तब भी 10 रेशो आ रहा है, मतलब ये 10 में सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, इट इज नॉट स्पेसिफाई कि कितना ज्यादा हाई, कितना हो सकता है, उसकी कोई सीमा बताई गई नहीं है। लेकिन मान लेते हैं 10 ही, वैसे ही समझाने के लिए कि 10 वेरी हाई है, तो वो ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है? दूसरा रीजन मैं क्या बता रहा हूँ, कि आपने ज्यादा पैसा बिना बात के उठा के रखा हुआ है। जैसे कि अगर आपके पास, मैं छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो उन 10,000 रुपए को आपने बिना बात अपनी पॉकेट में डाल के घूम रहे हो। भैया एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, कभी भी, कभी भी आपका जो होता है, कैश, लिक्विड कैश को ज्यादा कैरी नहीं करना होता है। आपको क्या, अब तो कहोगे सर 10,000 रुपये भी इतनी बड़ी अमाउंट है, देखो फिर वही वाली बात, मैं सिर्फ समझाने के लिए अमाउंट ले रहा हूँ 10,000। इट इज नॉट स्पेसिफाई वे 10 करोड़ है या क्या है, सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो 10,000 रुपये अगर आप कैश लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आइडियलनेस फंड कर रहे हैं, यानी कि आपको उसको, पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए अपने बिजनेस में। आप इतना कैश क्यों कैरी करते हैं? तो कुल मिला के बात वही आती है कि इतना ही काफी है, 2:1 ही काफी है। यानी कि अगर आपके घर में, अब इसको आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, यानी कि आपके घर में भी अगर आपके पास कर्ज है, तो भैया आपकी औकात, आपकी एबिलिटी, आपका बजट उससे जस्ट डबल हो तो ज्यादा अच्छा है। अब लोग क्या करते हैं, देखो लोग कहाँ फंसते हैं, आप कहोगे सर लोन तो बेकार है, लोन में तो लोग फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना, लोन सबसे अच्छा माध्यम है अपने जीवन को सरवाइव करने का, लेकिन कब? जब उसको एक आप एक प्रोपोर्शनल रेशो में लेके चलें, जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूँ, हालांकि ये रेशो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन मैं उसको लिंक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। भाई सपोज करो, किसी बंदे की सैलरी 10,000 है पर मंथ, 10,000 कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ और ले लेते हैं ना, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। अगर किसी बंदे की 50,000 रुपये सैलरी है, और वो कोई लोन उठा के, किसी लोन से आईफोन, कोई घर, होम है ना, या कुछ भी तरीके का लोन लेता है, और उसकी ईएमआई, उसकी जो किस्त है, वो बनती है लेट अस सपोज 5,000, तो भैया बताओ इसके लिए क्या बुरी है? कुछ भी बुरी नहीं है। हालांकि इसके ये डिपेंड करेगा कि ऑल एक्सपेंस कितने हैं इसके, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो आपको एक बात नजर आएगी कि इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। बताओ दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अगर हमें खर्चे नहीं पता, फिलहाल के लिए मान लो खर्चे हमें पता ही नहीं है, तो बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है। 50,000 रुपये अगर उसकी इनकम है, तो वो इजीली दे सकता है भाई अपनी ईएमआई 5,000 रुपये की। तो इस तरह से लोन ठीक है। अभी मैंने बताया जिस प्रोपोर्शनल की मैं बात करके चल रहा हूँ, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आप इसको ऐसे मान ले, एक सेकंड रुको भाई। हाँ, ऑन द अदर हैंड हम इस तरीके से इसको, कभी कभी,
हाँ जी बेटा। और हम ये मान लेते हैं कि किसी बंदे की सैलरी जो है वो 20,000 है, या चलो 50,000 ही मान लेते हैं। किसी बंदे की सैलरी 50,000 रुपए है, और उसके उसने अपनी जो ईएमआई बनाई, यानी कि बस ये सोचकर कि मैं तो लोन ले लेता हूँ, उसकी जो मंथ की ईएमआई है, लेट अस सपोज वो 30,000 है। तो दिक्कत वाली बात है। आप कहोगे सर क्यों दिक्कत है, 50,000 में 20,000 तो दे सकता है वो भाई, और उसके एक्सपेंस भी तो है ना, और है ना, जीवन को सरवाइव भी तो करेगा ना। तो इसीलिए अगर आप लोन लेते हैं अपनी औकात में, अपनी बजट के अकॉर्डिंग लेते हैं, अपनी देख कर लेते हैं, तो वो ठीक है। तो कहने का मतलब वही रेशो की बात बताना चाह रहा था मैं आपको, कि भाई अगर हमारा इतनी औकात हमें रख लेनी चाहिए कि अगर मेरे पास कर्जा 1 रुपए का है, तो मैं अपने पास कितने रुपए रख सकता हूँ, 2 रुपए, यानी कि मेरी बहुत जस्ट डबल होनी चाहिए, तो कभी भी कोई दिक्कत कभी फ्यूचर में नहीं आएगी। चलिए खैर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा आपको। अपने जितने भी चीजें हैं हमारी किससे रिलेटेड, करंट रेशो से रिलेटेड, जितनी हमारी थियोरटिकल बात बनती थी, वो यहाँ तक चीजें ठीक है। अगेन एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। करंट रेशो इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर डेट। आइडियल करंट रेशो 2:1। ज्यादा हाई करंट रेशो बेटर लिक्विडिटी पोजीशन को दिखाता है, लेकिन वेरी हाई पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। इसलिए फाइनली बात घूम के वही आई कि 2:1 इज आइडियल रेशो। दूसरी बात, अब इसमें जो चलती है आपके, वो चलती है कि सर रेशो समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, सब कुछ तो पता चल गया, फॉर्मूला भी पता है हमें करंट रेशो बराबर क्या होता है, लेकिन सर ये करंट एसेट्स क्या होती हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 11वीं में आपने पढ़ाई थी और हमें तो याद नहीं है ना। करंट एसेट्स, एक सेकेंड। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। मेन जो समस्या है बच्चों के साथ वो यही है कि भैया जो 11वीं में पढ़ लिया वो तो सब मस्ती में पढ़ा था, वो तो याद ही नहीं है। तो चलिए उसके लिए भी डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स, हालांकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करके आ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वहां पे हमने सीखा हुआ है, तो कुछ हेल्प मिलेगी हमें, ऐसी बात नहीं है। चलिए करंट एसेट्स क्या है सर। करंट एसेट्स इस चैप्टर में रिगार्डिंग टू करंट रेशो क्या क्या करंट एसेट्स मानी जाएंगी, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि अगर आपने याद नहीं करी तो क्वेश्चन निकलेगा नहीं, ये बातें हैं। देखो बेटा, सबसे पहले करंट एसेट्स में एक तो आप कैश लेंगे, और एक कैश इक्विवेलेंट भी लेंगे। अब ये तो हम सीख के आ चुके हैं ना, इसलिए अब इसी के तर्ज पे मैं कुछ नाम लिखूंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। नंबर 1, भाई कैश तो अपने आप में हो ही गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी होना चाहिए भाई, करंट एसेट्स। और क्या हो सकता है सर, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, बीआर, याद है। यस सर। डेटर्स, इस बात को ध्यान से समझना जो मैं अब बताऊंगा आपको। डेटर्स आते हैं यहाँ पर, और लेकिन याद रखना डेटर्स में से माइनस होते हैं। क्या माइनस होते हैं सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये माइनस होने के बाद जो डेटर्स आते हैं वो आपका डेटर्स ऐड होते हैं इसमें, यानी कि वो भी हम ऐड करेंगे। लेकिन ये बात करते हैं हम डेटर्स में से माइनस करने हैं जब हम करंट रेशो निकाल रहे हैं। ध्यान रखना करंट रेशो की कैलकुलेशन के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और अच्छे बच्चे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ये भी अब तक पता चल गया होगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो एक बात तय है, अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है तो वो भी ऐड होगा। बात तो एक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और क्या हुआ सर, और बताइए। तो मैं कह सकता हूँ बेटा आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जितनी भी होती हैं
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है बेटा, ये हमें कैश के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको इसमें ऐड करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है सर? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी आपकी, या देसी भाषा में मतलब कंपनी, अभी जो आपको पहले से समझाया हुआ है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्टॉक क्या चीज है आपको पता है, तो मैं इन्वेंट्रीज या ये लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक अटेंशन की जरूरत है कि हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। किसको शामिल नहीं करते हैं? एक्सक्लूडिंग। इसमें शामिल नहीं करते वेन एवर वी कैलकुलेट द करंट रेशो। किस किस को सर? लूज टूल्स, लूज टूल्स एंड स्टोर्स और स्पेयर्स, ये शामिल हम नहीं करते, इसको एक्सक्लूड करते हैं, बाहर रखते हैं। हालांकि पूरी इन्वेंट्रीज लेंगे, लेकिन इनमें से माइनस कर देंगे अगर क्वेश्चन के अंदर है तो, या शामिल ही नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है सर? स्टॉक हो गया भैया आपका। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और क्या हो सकता है सर? प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या हो सकता है सर? एक्रूड इनकम। और क्या हो सकता है सर? एडवांस टैक्स। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। सर ये याद भी करने हैं, ये तो बहुत सारे हैं। तो प्यारे बच्चों कहाँ जाते हैं, अगर आपने किसी का मीनिंग समझा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताया मीनिंग में मैंने? जो या तो कैश है या कैश के इक्विवेलेंट है। कैश फ्लो चैप्टर हम करके आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो कैश तो खुद कैश है, बैंक में कैश है वो भी कैश है। बिल और डेटर्स ये कैश के इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी कैश के इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्रीज ये भी कैश के इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम इनको कैश में जब चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, है ना, जो इनकम ऐसी जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं तो मिल जाएगी ऐसा मानकर, इसको भी कैश के इक्विवेलेंट। और एडवांस टैक्सेस, ये हम क्या मान के चलते हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंस की तरह एडवांस टैक्सेस को कंसीडर कर लिया गया है। ये आपकी करंट एसेट्स हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। आप कल की क्लास में इनको याद करके आएंगे, आपसे सुनी जाएंगी। दूसरी है आपकी पास करंट लाइबिलिटीज। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इस रेशो में फिर कुछ ऐसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्या करंट एसेट्स हैं और क्या आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं तो वो आएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। दूसरा आएगा आपका प्यारे बच्चों बिल्स पेबल। अगेन आपको ये पता होना चाहिए, इनको हम ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी इसमें आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता था, कैसे फ्लो स्टेटमेंट में। ये यहाँ पर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से आपके ऊपर कर्ज है, शॉर्ट टर्म का, जो 20 साल बाद में पे करना, आपको आपको अभी पे करना है। तो ये आपकी याद रखेंगे करंट लाइबिलिटीज है।
कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, इनकम रिसीव्ड एडवांस हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स, इनसे लगभग लगभग काम चल जाएगा। तो आप इन्हें मोटे तौर पे याद कर लेंगे। ये आपके करंट एसेट्स हैं, ये आपके करंट लायबिलिटीज है। याद करोगे तो आपको इनका हेल्प मिलती है प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, और वैसे भी आपका टेक्निकल वर्ड पढ़ते हैं अकाउंटेंसी के, तो आप इनको याद करके आएंगे। अभी तक का अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जितना बेसिक हो सकता था वो कंप्लीट हो चुका है हमारे करंट रेशो के रिगार्डिंग। बस अब जरूरत है बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए। लगभग एक या दो क्लास लगने के बाद ये हमारा रेशो कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, लेकिन आप HW को स्पेशली नोट डाउन करके लिख लें। ये आपको याद करना, मतलब जितना भी पार्ट है ये याद करना ही करना है। इसको याद करोगे तो आपको उसके बेनिफिट एक जगह नहीं दो तीन जगह मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर एक तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे, वहां पर इसका फायदा। नंबर दो, जो प्रैक्टिकल होगा वाइवा होता है उसमें एग्जामिनर बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंबर तीन, आपको जो फायदा होता है वो और चैप्टर्स में आपको उसका फायदा होता है, जहां पर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो बस आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।